दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। तो इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ पचौरी और आपका स्वागत करता हूं शुभ टॉक्स आगरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने बातें की कैसे एक आम व्यक्ति एक आर्टिस्ट बनता है। तो अब तक मैं 150 से 200 किताबें सिर्फ शायरी की पढ़ चुका हूँ। और कैसे एक आर्टिस्ट को तिनका तिनका जोड़कर अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वो मेरे पास 200 रुपये भी नहीं थे, मैंने अपनी मम्मी से लिया 500 रुपये उधार। और कैसे एक आर्टिस्ट को एक छोटे स्टेज पे ही एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। ओपन माइक में एंजाइटी होती है, बड़े शोज में नहीं होती। क्या है वो फैक्टर्स जो एक आर्टिस्ट के आर्ट को बेहतर बनाने में उसकी मदद करते हैं। सबसे पहले सुनना आना चाहिए, आपको खराब लिखना आना चाहिए, फिर आपको सीखना भी आना चाहिए। एक आर्टिस्ट क्या क्या कर सकता है? सर मैं तवाइफों पे बहुत लिखता हूँ, प्रोस्टिट्यूट पे। क्या क्या कर सकता है। और आज के गेस्ट से हमने जाना रिलेशनशिप्स का असल मतलब। एहसास होता बहुत कुछ है और नहीं भी होता है, लेकिन अगर वो आपको जीने का एक मोटिव दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं पहुंचने का एक मोटिव दे रहा है, वो आपका सपोर्ट बन रहा है, तो वो प्यार है। कैसे और भला क्यों कोई अपने पार्टनर को चीट कर सकता है? कोई भी इंसान सोच के चीट नहीं करता जी। ये अपने आप एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमको नहीं पता चलता कि हमने चीट कर लिया। और हमें तब क्या करना चाहिए जब कोई हमें चीट करे? इंसान के सामने कन्विंस कर लो और माइंडसेट नेगेटिव मान लो, नेगेटिव जो के जाओ कि अब ये छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, वरना माफी की उम्मीद मत रखो। और हुकअप कल्चर पर भी बातें की। बेस्ट डेटिंग साइट भी इंडिया की ही बनाई गई है, टिंडर, बम्बल, ट्रूली, मैडली इंडिया में ही बनी और चल रही है। क्यों? हम भी चाहते हैं ना, मतलब हर कोई यही चाहता है, हर किसी की मेंटलिटीज हम खेल चुके हैं। आधी दुनिया उस चीज के लिए पागल है। अब डेटिंग साइट्स पे वो इजीली मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आप सभी को मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट अनमोल चांद भाई से। अनमोल चांद भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल सही बॉस, आप बताएं। मैं एकदम बढ़िया। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करता हूं मैं। ओके। आपको शायर बनने का ख्याल कहाँ से आया और कब आया? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? शायर बनने का ख्याल देखो यार, मोस्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को भी सुन लिया और आया। सिंपल सी चीज है कि लोग कहते हैं कि हार्ट ब्रेक से होता है, या किसी ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो तो मैं लिख रहा हूँ या कुछ भी। जस्ट अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत पहले लिखता था, लेकिन एक पोएट्री के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, परफॉर्मर के फॉर्म में, ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने इसे फायदा दिया। लॉकडाउन के टाइम किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ मतलब बहुत टाइम है, आप अब किसी को भी सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, लेकिन कुछ अच्छे कंटेंट को सुनना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कुमार भैया को सुनना, जाकिर भाई को सुनना, निधि को सुनना, नायाब को सुनना, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको सुन के ऐसा लगा कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। और जैसे कि हर एक आर्टिस्ट की शुरुआत होती है वो बहुत ही बेकार तरीके से होती है, क्योंकि वो बिगनर होता है, कोई पीछे सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस लिख रहे हैं इजीली वे में, थोड़ा बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, बहुत खराब भी लिख रहे हैं। उसी तरीके से लगा कि हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, और किताबें पढ़ना शुरू करी। मोस्ट अगर मैं बोलूं तो अब तक मैं 150 से 200 किताबें सिर्फ शायरी की पढ़ चुका हूँ। अच्छा। 150 से 200 किताबें, जॉन एलिया साहब हुए, अहमद फराज साहब हुए, बहुत सारे याद नहीं रहेंगे। रीजन है कि बहुत सारा जब आप मिक्सअप पढ़ लेते हो तो आपको नहीं रहते, फिर आपको चुनिंदा चुनिंदा याद रहता है कि ये अच्छा है, इसको सुनते हैं। ऐसे ही करते रहे, परफॉर्मेंस हुई। तो परफॉर्मेंस का भी आपको बताऊं कि पहली बार जब परफॉर्म करने गया तो जेब में नहीं था पैसा। अच्छा, ठीक है। कि भाई यहाँ पे परफॉर्म कर सके। और ओपन माइक की उस वक्त फीस हुआ करती थी करीब 199 जी, 200 रुपये। उस वक्त मेरे पास 200 रुपये भी नहीं थे। तो तब सोचा एक अच्छा स्टेज अपन चालू करेंगे, और ये भी बात कुछ ऐसी करूंगा कि मई 2021 की ये बात है। 2021 की मई 2000, लिख में 2018 से रहा था, लेकिन मई 2021 की बात है कि हाँ भाई हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और ऐसा ही करूंगा कि मेरा कुछ अच्छा शो होगा, हम लोग जिसके पास पैसा हो ना हो हम उन्हें स्टेज देंगे। इसी दौरान एक अलीगढ़ की कम्युनिटी आई, हिडन नोशन, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा दी थी। वहां पे उस वक्त मैंने अपनी मम्मी से लिया 500 रुपये उधार। वो आज तक उधार हैं, वो कभी चुका नहीं पाऊंगा। वो आज तक उधार हैं। तो 500 रुपये की मुझे यहाँ परफॉर्म करना है मम्मी, और वहां पे ठीक जब वहां परफॉर्म किया, वहां पे कुछ अच्छे लोग मिले, ऐसे लोग जिनके साथ मैं कम्युनिटी स्टार्ट कर पाया। हरफे दिलकश के नाम से। हरफे दिलकश का सिर्फ एक शो हुआ। अच्छा। अब वो एक शो क्यों हुआ? क्योंकि जिस कम्युनिटी में परफॉर्म नहीं कर पाया था, उनका एक बार मुझे फोन आता है, आदित्य भाई का, अविनाश भाई का, सक्षम भाई का, हमारी कम्युनिटी रन करेगा। और मैंने अपना इवेंट कराया, और कहीं ना कहीं वहाँ का इवेंट मैनेजमेंट, वहाँ की फाउंडरशिप मुझे मिली, और जिसको मैंने आगरा में एक अच्छे मुकाम पे
तब आगरा में ओपन माइक्स नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। एक अच्छे मुकाम पे लेके गया, और जितने भी आर्टिस्ट आज आप देख रहे हैं आगरा में, कहीं ना कहीं स्टेज मेरे से शुरू हुए थे। आप सबके साथ काम कर चुके हैं प्रोफेशनल? हाँ, यहाँ पे प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो जितने आगरा के आर्टिस्ट हैं, जितने इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जी, जितने आर्टिस्ट हैं, जितने इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, मैं सबके साथ कहीं ना किसी पॉइंट पर काम कर चुका हूँ। पहला पेचेक कहाँ से मिला था, या पहला पेमेंट कहाँ से मिला था, उसके बारे में? पहला पेमेंट कहाँ से मिला था? पहला पेमेंट मुझे मेरी पहली जॉब से ही मिला था। अच्छा, पहली जॉब से, उसके बारे में थोड़ा बताओ। पहली जॉब आइडिया की, अगर आपने नाम सुना, आप आज के टाइम नहीं चलती आइडिया, लेकिन उस वक्त चलती थी, और उस वक्त मैं कैनोपीज लगा के सिम बेचता था। अच्छा, आइडिया सिम का बात कर रहे हैं? हाँ, ओके। आइडिया कैनोपीज लगती थी शहीद स्मारक, भगवान टॉकीज जी जी। तो वहां से शुरुआत हुई, कैनोपीज लगाता था, सिम को सेल करना। पहले दिन की कमाई थी मेरी 350, कह सकते हो, अब एक मजदूरी की कमाई थी, तो वो मिली। और उसके बाद वो 1 साल बाद वो 45,000 में कन्वर्ट हुई थी। तो उस तरीके से मैंने काम किया था उस आइडिया की कंपनी में। तो वहां से 350 रुपये, अगर मैं कहूँ, पहला जो मेरे इनकम थी वो 350 रुपये थी। 350 रुपये? यस, काफी आगे आ गया यार, एक साल के अंदर इतना जंप। हाँ, बिकॉज ऑफ उस वक्त पोस्टपेड बेचना बहुत मुश्किल होता था, और कहीं ना कहीं अगर आप पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप इजीली बेच सकते हो। तो वहां से मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी कि आप किस कस्टमर से कैसे बात करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सेलिंग वाली चीज भी सीखी, इजी गया। आपने 4 लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो आपके पास 4 से 8 होंगे, 8 से 12 होंगे। और जहाँ कैनोपीज लगाता था वहां पे सीधा सेल्स मैनेजर बना। जहाँ पे रामबाग पे थी वो शॉप, वहां से कमला नगर में जो हेड ऑफिस था वहां तक ट्रांसफर हुआ। आखिरी सैलरी मैंने 45 उठाई। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, रीजन BSNL बंद हो गई थी। BSNL बंद हो गई थी, प्लस जियो आ गई थी, तो पोस्टपेड की सेलिंग ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। तो जब आपकी कोई भी सेलिंग 0 हो जाती है तो आपकी पे स्लिप भी खत्म सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद, अब जैसे मैंने बताया, ओपन माइक स्टार्ट किए खुद के, तब से वही कर रहा हूँ। पहले परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपके पहला परफॉर्मेंस आपको याद है, कैसा था? 20 दिसंबर 2022। अच्छा, डेट भी याद है? ओके, इतना स्पेशल होता है? 20 दिसंबर 2021, सॉरी 2021, 19 तारीख को मैंने बताया ना, मैंने 500 रुपये मम्मी, वो बर्थडे से एक दिन पहले 19 को मेरा बर्थडे होता है। अच्छा। और 20 को यहाँ पे आपका कारगिल के पास एक कैफे है, रूफटॉप है, रूफमेट्स करके, तो वहां पे परफॉर्मेंस थी। और बहुत घबराहट थी क्योंकि पहली बार। अब क्या हुआ, मैं माइक पे गया, प्लस सर्दियों का टाइम था, हवा चल रही थी, तो माइक भी हिल रहा है, माइक स्टैंड भी हिल रहा है, प्लस मैं इतना नर्वस हूँ, मैं भी हिल रहा हूँ। क्योंकि एकदम से दिमाग में सामने 50 से 60 लोगों की ऑडियंस नॉर्मली ओपन माइक्स में आ जाती है। जब पहले कम होते थे तो ज्यादा ऑडियंस आती थी, अब बहुत होते हैं आगरा में, तो ऑडियंस की एक मात्रा भी कम हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि लोग कहते हैं इधर उधर कई जगह जा रहे हैं हम, तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको स्किप करते हैं। तो हिल बहुत रहा था मैं। तो मैं बैठा, पहली परफॉर्मेंस के बाद मुझे बस इतना लोगों का सपोर्ट मिल गया था कि तू कुछ कर सकता है। अच्छा। उस करने से अब तक पता नहीं कितने लोगों से मिला, क्या क्या सीखा। पहली परफॉर्मेंस अच्छी थी, सेकंड बेकार थी। सेकंड बेकार थी? हाँ। उसके बारे में बताओ। रीजन क्या कि शीरोज का आपने नाम सुना, शीरोज कैफे, वहां पे मेरा सेकंड परफॉर्मेंस था। वहां पे आज मैं उसे बहन बोलता हूँ। अच्छा। उस वक्त तो जानता भी नहीं था, तो वहां पे पाखी हुई थी और उस वक्त हम नया नया सीख रहे थे। अच्छा। तो मैं स्टोरी टेलिंग करने की ट्राई कर रहा था और मैंने एक स्टोरी में 72 टाइम एक वर्ड का यूज किया, बिकॉज। मतलब 12 मिनट की स्टोरी में 72 बार सिर्फ मैंने बिकॉज बोला। बिकॉज। तो उसने मुझे बड़ा सिखाया कि ओए, और बिकॉज कैसा है, तो वो एक बेइज्जती सी थी कि तू मत कर। तो उस बेइज्जती के बाद 6 से 7 महीने मुझे लगे, वही लड़की मुझे दोबारा मिलती है एक जगह पे होस्ट। अच्छा। कि वहां पे वो होस्टिंग कर रही है। तो होस्टिंग के टाइम उसने एक चीज बोली कि तेरी क्या तारीफ करूंगी। मैंने कहा वो परफॉर्मेंस के बाद मैं करवा लूंगा। और जब मैंने परफॉर्म किया एंड वो खुद स्टेज पे आई कि 6 महीने के अंदर एक ऐसे आर्टिस्ट को जो कुछ भी नहीं जानता और इतना ग्रो करते हुए मैंने पहली बार देखा है। कंटेंट में उसने बोला कंटेंट में कमी है, लेकिन ऑडियंस बहाना सीख ली। तो मैंने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीख लिया। मैंने कि यही एक आर्ट है और मैं बेइज्जती से सीखता हूँ। आज कोई भी मेरी बेइज्जती कर जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा ठीक है भाई मेरी कमी बता गया, आगे काम करूंगा, अगली बार तुझे मौका नहीं दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम से सीखते हैं, अपनी लर्निंग्स जो आपकी मेरी जो, अगर आप, मैं कहता हूँ कि कोई अगर मुझसे सामने आके ये कहे तूने ये शेर गलत लिखा है, चल तू नहीं लिख सकता, ठीक है, मेरी बेइज्जती मैं लिखूं। मतलब अगर राइटिंग की भी बात करूं, जैसे आपने शुरू हुई, तो जब घर पे बताया कि राइटिंग करना चाहता हूं, तो एक इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हुई थी जर्नी, आगरा पब्लिक,
सीधा गवर्नमेंट कॉलेज पे आया, तो ना मैं हिंदी करा ना इंग्लिश करा, हिंदी की मात्रा ही लगानी नहीं आती थी। तो घर का ये था कि तू राइटिंग करेगा, हिंदी की मात्रा तो लगा नहीं पाता, तो ये भी एक चैलेंज था। तो उस वक्त मेरी माँ, अगर मैं कहूँ, वो भले ही मुझे डीमोटिवेट भी करती थी, लेकिन कभी कभी डीमोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है मोटिवेट होने के लिए। प्लस मेरी बुआ, बहन, एक बहन थी पूजा नाम, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और आज मैं उर्दू भी लिख लेता हूँ। आप उर्दू भी लिख लेते हैं? तो वो सीखा मैंने, बोला 150 से 200 किताबें जब आप पढ़ते हो, आप सारा ज्ञान लेते हो, तो होता है आप बेइज्जती से ही सीखते हो। कोई भी इंसान को अगर आप ज्यादा मोटिवेट करते हो तो वो सीखना बंद कर देता है। अनमोल भाई, एक बंदा जो है या बंदी जो भी है, वो अगर पोएट्री की लाइन में आना चाहता है, इसके बारे में और सीखना चाहता है, तो आप उसको ऐसी कौन सी एक किताब है जो अपनी रिकमेंडेशन पे रिकमेंड करना चाहेंगे कि यार ये पढ़ो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो? मैं आज के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो गजल सीखना चाहते हैं तो सबके लिए, आज बड़े से बड़े, चाहे फिर वो वसीम बरेलवी साहब हों, उनके पास भी एक किताब जरूर मिलेगी, गजल की बाबत जी। लेकिन आज का जो यूथ है, मैं उससे ये कहूंगा कि पढ़ने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दें। सुनने पर ध्यान। रीजन क्या है कि हम पढ़ लेते हैं, बट उसके इमोशंस जो होते हैं वो हमें कभी भी लिखाई में समझ में नहीं आएंगे। जैसे अगर आज कोई भी इंसान लिख दे आई लव यू, तो हम उसके इमोशंस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बोलने के तरीके से हम उस आई लव यू के कई इमोशंस को समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक इंसान जो लिखना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, तो वो सबसे पहले दूसरे की परफॉर्मेंस को सुनना शुरू करे, जिससे कि वो एक सिनेरियो समझ पाए कि अच्छा ऐसे भी परफॉर्म होता है, इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से खड़ा हुआ जाता है। क्योंकि अपनी स्टेज की भी एक अलग चीजें होती हैं। हर कोई आर्टिस्ट खड़े होकर परफॉर्म नहीं करता, हर कोई बैठ के नहीं करता, हर कोई तेज आवाज में नहीं करता। कभी कभी बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो हाथ माइक में लेके परफॉर्म करते हैं, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो स्टैंड पे रख के परफॉर्म करते हैं। सब अपना अपना एक तरीका तय करते हैं जिसपे वो कंफर्टेबल होते हैं। तो सबको यही कहूंगा कि सुनो, जिस तरीके से तुम कंफर्टेबल हो, अपने आप को ग्लैमर पे मत उतारो कि मैं बहुत अच्छा दिखूंगी या अच्छी दिखूंगी, अच्छा दिखूंगा तो मुझ पे ज्यादा तालियां बजेंगी। नहीं, अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा आर्टिस्ट हो जरूरी नहीं है। अच्छा आर्टिस्ट कैसा भी दिख रहा हो, मैं अगर बहुत बड़े आर्टिस्ट की बात करूं तो राहत इंदौरी साहब, अरे जॉनी लीवर साहब, दिखते अच्छे नहीं थे, आर्ट बहुत बड़ी थी। जी जी जी। आर्ट, जॉनी लीवर साहब दिखते अच्छे नहीं थे, आर्ट बहुत बड़ी थी, और उनको दिखने से फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिख रहे हैं। वो आर्टिस्ट थे और उनकी आर्ट जवाब देती थी। तो आर्ट जवाब दे। आप अपने लुक्स पे भी ध्यान दो यार, ऑब्वियसली कि स्टेज की एक चीज होती है, आप पे लुक्स मैटर करते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना हो, प्रेजेंटेबल देखो, बट पूरा लुक्स में मत घुस जाओ। कभी कभी खुद की आर्ट पे ज्यादा ध्यान दो, सुनो, आर्ट को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। आर्ट हमें, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आर्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, वो फिर आपकी जिंदगी से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप मरने की नहीं सोच सकते, सबसे पहली बात। एक ओपन माइक आर्टिस्ट जो होता है, जब स्टेज पर जाता है, उसको कई बड़े स्टेज पे, जी बड़े स्टेज पर जाता है, तो उसको बहुत सारी एंजाइटी का सामना करना पड़ता है कभी कभी, और एक मैसिव ऑडियंस का भी कभी कभी सामना करना पड़ता है। उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहिए? बताता हूँ जी, बताइए। कि ओपन माइक में एंजाइटी होती है, बड़े शोज में नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन माइक में 40 लोग होते हैं। ओपन माइक में 40 लोग होते हैं, 40 लोगों की आंखें आपको देख रही है और आप उन आंखों को देख रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। एक बड़े शो में 10,000 लोग होते हैं, 2,000 होते हैं, आप किसी से आंख नहीं मिलाते हो, और जब आप किसी से आंख नहीं मिलाते हो, आपकी एंजाइटी वहीं खत्म हो जाती है। आइस ब्रेकिंग सेशन सिर्फ हाई कहने में खत्म हो जाता है, आपको बस एक तालियों की जरूरत होती है, आइस ब्रेक हो जाता है, उसके बाद स्टेज आपका होता है। बड़े शो करने में कभी भी किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ, किसी भी बड़े आर्टिस्ट को कहूँ कि मैं उनको सिर्फ 20 लोगों के सामने बैठा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। क्यों? उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 20 लोगों पे कि ये लोग तालियां बजाने चाहिए। लेकिन मैं किसी बड़े आर्टिस्ट से कहूँ कि 200 के सामने से 50 तो तालियां बजा ही देंगे। वो 50 के रहते रहते भेड़ चाल वाले वो 200 भी बजाएंगे। अगर आप एक ताली बजाएंगे ना किसी ऑडिटोरियम में, किसी भी लाइन पे, तो बाकी के 199 लोग अपने आप ताली बजाने लग जाएंगे। ये भेड़ चाल होती है एक ऑडिटोरियम ऑडियंस की। भैया, ऑडियंस का जो इंटरेक्शन होता है वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक आर्टिस्ट का होता है उनमें? बिल्कुल। अगर आपको सुनने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे, समाइन बोलते हैं जैसे उर्दू में, अगर आपको सुनने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपकी आर्ट की कदर कौन करेगा? जी जी जी। सुनने वालों का बहुत मैटर करता है कि पहली बात आप सुनाने वाले अच्छे होने चाहिए, प्लस फिर वो सुनने वाले अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं, मैं आगरा की बात करूंगा, आगरा में आपको सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आगरा की एक बहुत गंदी चीज है जिससे मैं भी गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं नहीं गुजरा, पहले ये चीज मुझ में भी थी। वो बाद में जब आप अलग सिटी में ट्रैवल करते हो, अलग अलग सिटीज में जाते हो और वहां से सीखते हो, तब सीखते हो कि नहीं, सुनना ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छा सुनाना चाहते हो तो। आगरा में आप किसी भी आर्टिस्ट को बोलेंगे ओपन माइक है, वो आएगा, ट्राई करेगा कि उसकी जल्दी हो जाए, पहला नहीं जाएगा। अच्छा,
कोई भी आर्टिस्ट, लेकिन जैसी पहली हो जाएगी उसके बाद अरे अब तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पहला वाला तो हो गया, अब मैं चला, और जैसे ही हो जाएगा वो किसी ना किसी बहाने से उठ के चला जाएगा। मतलब आपकी अगर ओपन माइक की स्टार्टिंग 50 लोगों से हो रही है तो एंड वो 20 या 30 पे ही होगा, बाकी के 20 लोग किसी ना किसी बहाने से चले जाएंगे। तो ओपन माइक्स का बहुत अलग सीन है, बड़े शो का बहुत अलग सीन है। कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस है आगरा के आर्टिस्ट में, आप ये कहना चाहते हैं? सर सेल्फिश पूरे आगरा में है, पूरे आगरा में? पूरे आगरा के आर्टिस्ट में सेल्फिशनेस है, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये आगरा के हर आर्टिस्ट में, मुझसे बड़ा नहीं हो सकती, तू मुझे सिखाएगा। ये माइंडसेट आता कहाँ से है अनमोल भाई? कहीं से नहीं आता ये माइंडसेट ना, कहते हैं ना कि एक हवा, जैसे दिल्ली की हवा है, वहां पे अलग चीज है, वहां पे आर्ट को एक अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। वहां पे आप स्ट्रीट पे पोएट्री सुनाने लग जाओ तो भीड़ लग जाएगी। वहां पे एक जगह है सीपी कनॉट प्लेस, वहां पे हर रात में कभी कोई पोएट अपना वो बनाएगा, कभी कोई सिंगर बनाएगा, वहां पे सुनने वाले ज्यादा खड़े हो जाएंगे। बट आगरा में आप सुनाओगे अरे क्या सुना रहा है तू, मेरी सुन। तो हवा होती है, एक माहौल होता है। अब जैसे कि इंडिया में किसी आर्टिस्ट को जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाए उसे आर्टिस्ट नहीं माना जाता। अनमोल भाई, बॉडी लैंग्वेज का रोल कितना होता है एक आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में? कितना बड़ा रोल निभाता है बॉडी लैंग्वेज, खास करके एक आर्टिस्ट? बहुत ज्यादा। आपके शूज से लेके आपके खड़े होने तक सारी चीजें मैटर करती हैं। और कभी कभी कुछ भी नहीं करता, अगर आपकी आर्ट बड़ी है तो। अगर आपकी आर्ट बड़ी है, आप आर्टिस्ट अच्छे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी, आपकी आवाज रहेगी। लेकिन कभी कभी आप, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, बट मैं कहता हूं कि आप जितना अपनी बॉडी मूवमेंट करोगे, वो एक ही जगह खड़े होके भी आप हाथ से, आप बात करके, इंटरेक्शन करके, परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप किसी भी पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े शायर, ये बड़े बड़े पोइट्स यूज करते हैं कि साफ सुनिएगा। ये क्यों होता है? ये अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए होता है, और वो हाथ फेंक के ही किया जाता है। कोई भी आर्टिस्ट आपको सीधे तरीके से हाथ रख के, वो अपना हाथ फेंक के, हंस के, हर आर्टिस्ट के एक अलग अलग तरीका होता है। जॉनी एलिया साहब वो रो के करते थे, जॉनी एलिया साहब रो जाते थे, अपने बाल झटक देते थे, सबका अलग अलग होता है। बट बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट बहुत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपको नहीं सुना जाएगा। अगर मैं बात करूं एक अच्छा, अगर आर्टिस्ट से हटके अगर मैं क्रिकेट पे आता हूं, तो बॉडी लैंग्वेज रोहित शर्मा की अलग है, विराट कोहली की अलग है। जी जी। और अगर मिडिल ऑर्डर में आने वाला एक बल्लेबाज है, मैं रैना की, उसकी अलग है। बट विराट कोहली के ऊपर क्यों? क्योंकि वो एक्शन में दिखता है 24 आवर, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी है, पॉजिटिव है। आप कहो रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो अलग ही है, वो गालियों से भी जाती है, हर तरीके से जाती है। तो सब तरीके की ऑडियंस सबकी अलग अलग होती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है किसी भी फील्ड में। अगर आप एक सिंप्लिसिटी दिखाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, बोलना आना चाहिए। चुप चुप रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। एक अच्छा पोएट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहले सुनना आना चाहिए, सबसे पहले सुनना आना चाहिए, अच्छे आप लिसनर होने चाहिए बेसिकली। और अच्छा, और उसके अलावा आपको खराब लिखना आना चाहिए। खराब लिखना आना चाहिए, ऐसा क्यों बोला आपने? क्यों सर? आप ए बनाया पहले आपने, कभी किसी बच्चे ने परफेक्ट तो नहीं बनाया होगा। जब आप खराब लिखोगे, आपको कोई सिखाएगा, फिर आपको सीखना भी होना चाहिए, सीखने वाले भी होने। एक्चुअली में आपने कुछ अच्छा लिख दिया, मान ली पहली बार में, ठीक है, और आपको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छा लिख दिया। खराब लिखो, कोई सिखाए तो सीखो। मैं नहीं होनी चाहिए एक आर्टिस्ट में कभी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। आपसे बड़े बहुत आर्टिस्ट हैं, कौन कहाँ कब पैदा हो रहा है, आप उसे मिले हो नहीं मिले हो नहीं पता। हाँ, आप ये कहोगे इस महफिल में अभी मेरे से अच्छा कोई नहीं है, बात बनती है। लेकिन आप कहोगे दुनिया में कोई नहीं, पता नहीं कौन है, अभी पैदा हो, आज से 5 साल बाद मुझे मिले, 10 साल बाद मिले, मैं उसको कहूंगा। मैं कभी भी किसी आर्टिस्ट को ये कहने में नहीं हिचकिचाता कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं झूठी तारीफें भी नहीं करता। अगर किसी ने कुछ खराब किया है, मैं कहूंगा आप मुझसे नफरत करें, कर लें। आप स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि सर अगर खराब है तो वो खराब है ना, मैं किसी की लाइफ क्यों बर्बाद करूं? किसी को ये बोल के अरे तुमने बहुत अच्छा लिखा, उसकी लाइफ ही बर्बाद हो रही है। क्यों किसी की लाइफ बर्बाद? क्योंकि आज मेरा एक मोटिवेशन उसको और खराब करेगा ना, कि भाई आप में सर ने, भैया ने बोला था बहुत अच्छे हैं, वो खराब ही लिखता जाएगा और लोग मुझे गलत बोलेंगे। रीजन कि अनमोल ने इसको अच्छा कैसे बोल दिया? अनमोल को लिखना नहीं आता क्या? कहीं ना कहीं वो बताएगा अनमोल भैया ने कही थी या अनमोल सर ने कही थी कि मैंने तो अच्छा लिखा है, कहीं ना कहीं वो बताएगा। और वो सुनने वाला अगर मुझे जानता होगा तो मुझे जज कर लेगा कि भाई अनमोल ऐसा है क्या, किसी को भी अच्छा कह देता है। तो मैं बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहना पसंद करता हूँ, और जो अच्छा लिखेगा जिसे मैं नहीं जानता हूँ तो भी मैं उसे प्रमोट करूंगा, और जो बुरा लिखेगा और मैं उसे जानता हूँ तो भी मैं उसे प्रमोट नहीं करूंगा। ये मेरी एक रूल है।
एक आर्टिस्ट का एक पहचान होता है रियल। हाँ, आप अगर आप अपना कंटेंट में इतना फिल्टरेशन डाल रहे हो तो दूसरे को जब शेयर कर रहे हो तो स्टोरीज बहुत से लोग लगा देते हैं, किसी की भी नहीं लगा सकते सर, क्योंकि आपकी स्टोरीज भी बहुत मैटर करती है आपकी पब्लिक के थ्रू। पब्लिक आपको जज करती है कि ये इंसान क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा। पर्सनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ में पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं, बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप अपनी स्टोरी पे सब कुछ नहीं लगा सकते। अनमोल भाई, अब मैं बात करूंगा आपसे प्यार की थोड़ी सी, ठीक है? शायर का काम प्यार है जी, तभी मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि प्यार होता क्या है, उसका एहसास क्या होता है, अगर आप उसको समझा पाए हमारी ऑडियंस को। सर प्यार का एहसास होता बहुत कुछ है जी। और नहीं भी होता है। अच्छा। जैसे कि कहने वाली चीज है, लोग कहते हैं प्यार जाने देने का नाम प्यार है या अपना लेने का नाम प्यार है। प्यार कुछ भी नहीं है, प्यार बहुत कुछ है। अगर आपको एक प्यार एक मुकाम तक ले जा रहा है, चाहे फिर वो आपके साथ हो चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो आपको जीने का एक मोटिव दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं पहुंचने का एक मोटिव दे रहा है, वो आपका सपोर्ट बन रहा है, तो वो प्यार है। बट वो प्यार भी किसी काम का नहीं है जो आप पे बंदिशें लगा दे। प्यार बंदिशों का नाम है ही नहीं। प्यार आप करो, जो आपसे प्यार कर रहा है आप उससे करो और आप उसको आजाद रखो। कभी कभी प्यार में हम लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि इतना ओवर पोजेसिव या ओवर प्रोटेक्टिव होने से वो इंसान हमसे दूर भी जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाते हैं बेसिकली। नहीं, हाँ, फिर वो हमसे दूर भी जाएगा जी, वो हमें चीजों को नहीं बताएगा जी। मतलब अगर आज किसी गर्लफ्रेंड से या किसी बॉयफ्रेंड से कोई गलती हो जाए और वो ओवर प्रोटेक्टिव हो या ओवर पॉजेसिव हो या बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, वो नहीं बताएगा। क्यों? उसे पता है कि मेरी गलती हो चाहे नहीं हो, मुझे सामने से सुनना है। बट अगर आप सामने वाले को ये स्पेस दे रहे हो कि मैं हूं, मैं डांटूंगा लेकिन मैं ही संभालूंगा, ये प्यार जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, माँ बाप में भी एक रिलेशन होता है। बहुत से माँ बाप बहुत फ्रैंक होते हैं कि गलती है मुझे पता, मैं संभालूंगा। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि गलती ना भी हो बट पिटेगा बच्चा ही। उससे क्या होता है कि बच्चे अपनी बात अपने माँ बाप को बताना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है कि बताएं किसे, या तो फिर वो ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो उनकी सुन ले। अब दोस्त चुनने भी बहुत जरूरी होते हैं कि वो सुन ले। अब कभी कभी दोस्त चुनने में गलती होती है। बहुत से दोस्त ऐसे मिलते हैं कि सुन तो लेते हैं, उसका फायदा बहुत उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं यार, फायदा बहुत उठाते हैं सर। कि अगर आप आज बहुत सारे लड़कों से कहो कि ब्रेकअप हो गया है, तो अगर जो इंसान प्यार को समझ सकता है तो वो तो नहीं हंसेगा, जो नहीं समझ सकता वो दो ही चीज करेगा, चल दारू पीते हैं, सिंपल है, और उसके पीछे से फिर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो दोस्त बड़े वाइजली चुनिए। मेरी लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं, और एक कुणाल बचपन से, बहुत बचपन से साथ है, मैं उसके सामने रो भी सकता हूँ। अच्छा। बिना जज, क्योंकि वो मुझे जज नहीं करेगा, पता है मेरा मजाक वो उड़ाएगा, लेकिन उन चीजों पे नहीं उड़ाएगा जो बात मैंने उनसे की। एक दिव्यांश है, वो भी शायर है, आगे बताऊंगा कि क्यों मैं उसको इतना और पसंद करता हूँ। शायर अच्छा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि उसने मुझे बचाया था। अच्छा। तो मतलब सुसाइड कमिट कर रहा था मैं, एक कुछ थी चीजें, वो रात में फोन आता कुछ नहीं करेगा, मेरे से कल मिल। तब से लेके अब तक वो साथ है। इतना मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था आपका? हाँ, होता है सर आर्टिस्ट का, और आर्टिस्ट नहीं, मैं से इन पर्सन भी बोलूंगा, क्योंकि आपको उठाने वाले भी बहुत होते हैं और गिराने वाले उससे 3 गुना ज्यादा होते हैं। उस चीज से आप वापस कैसे, अगर आप उसके बारे में कंफर्टेबल हो बताने में? सर सिंपल है कि अगर आपके माँ बाप आपको समझते हो, अगर आप खुद को टाइम देना चाहते हो, और आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपसे उस टॉपिक पे कभी बात ना करे, आप निकल आओगे। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाए या गलती ना भी हो लेकिन आपको ट्रोल किया जा रहा है बहुत सारी चीजें, और आपके आसपास में यार तू क्या है, तेरे को ट्रोल क्या हो गया, तो आप इंसान और डिप्रेस्ड होता है। सबसे मेन चीज है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, आज के माँ बाप के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा डिप्रेस्ड है तो उससे ये मत कहो कि वो पागल है, वो डिप्रेशन में, और डिप्रेशन सच में एक बीमारी है। बहुत से माँ बाप बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है, एग्जिस्ट करता है आज की लाइफ में, और आज के टाइम पे शायद ज्यादा करता है। पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट आज के टाइम 18 साल का बच्चा भी ये सोचने लगता है कि मुझे आगे अपनी फैमिली संभालनी है। पहले 18 साल का बच्चा, जब मैं 18 साल का था, मैं कहता मैं क्रिकेट खेलना। आज का 18 साल का बच्चा बोलता अरे यार मैं 18 का हो गया, भैया 50,000 कमा रहे हैं, मुझे भी कमाने हैं। हाँ, पैसे कमाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और वो अपने आप बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाता, अपने आप बन जाती है। घर का काम, सारी चीजें वो अपने आप। कहने वाली बात होती है कमाना शुरू कर दूंगा तो खुल के जीऊंगा, कमाना शुरू करते हो तो कमाई खर्चे अपने आप दिखते हैं। फिर जिस लड़के की जेब में पैसा होता है वो देखता माँ पे नहीं है तो दे दूंगा। मैं इस मामले में होऊंगा कि लड़कियां बहुत कम होती हैं, मैं कहूंगा इस मामले में लड़कियां सेल्फिश होती हैं,
लड़के नहीं होते हैं। लड़के के जेब में अगर 10,000 है और वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वो उड़ा देगा। वो नहीं सोचेगा कि अगले दिन का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेटिव होती हैं, कहती है कि मुझे पूरा महीना काटना है। अब मैं बात करूंगा चीटिंग पर। हमने थोड़ा प्यार पर बात कर ली, फिर इस टॉपिक पर वापस आएंगे। थोड़ा मैं चीटिंग पर बात करना चाहूंगा। जब नॉर्मली कपल्स चीट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके पीछे उनका मेंटालिटी क्या रहता होगा आपके हिसाब से, या क्या रहता है? कोई भी इंसान सोच के चीट नहीं करता जी। मैं ये कहूंगा कि मैंने भी किया। आपने भी किया? हाँ, मैंने भी किया। और चीटिंग ना कोई मैं कहता हूँ कोई सोच के नहीं करता। ये अपने आप एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमको नहीं पता चलता कि हमने चीट कर लिया। कभी कभी बिल्कुल बहुत सारे लोगों को पता होता है, जो सिचुएशनशिप में रहते हैं वो चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन पे चीटिंग आएगी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिचुएशनशिप में है। उनके पास तो ऑलरेडी ओपन रिलेशनशिप है कि वो आप मेरे साथ भी रहो, किसी के साथ रहो। बट जब आप प्यार में होते हो तब आपको सच में पता नहीं चलता कि क्या होता है। कि अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं जिस लड़की के साथ था अभी, उससे आने से पहले कोई मेरी लाइफ में था जिसके साथ अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा बॉन्ड था, हम सिचुएशन में ही थे। मतलब ऐसा कोई शादी तक का वादा नहीं था, बस थे। लेकिन जब कोई वो लड़की आई मेरी लाइफ में तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं बहुत आगे, मैं अपने लाइफ के एंड तक जा सकता हूँ, जहां मैं बूढ़ा हो सकूं। लेकिन जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई सिचुएशन में भी हो, लेकिन उसको भी अपने से दूर करना इजी नहीं होता। आप एकदम से फट से नहीं बोल सकते कि भाई मेरी लाइफ में कोई हो गया आप चली जाओ। आपको हो सकता है कि उसके साथ भी वही सेम बिहेवियर रखना पड़ रहा हो जो आप इस वाली के साथ रख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा हो। तो हम सोच के नहीं करते, हमें पता होता है हम चीटिंग कर रहे हैं, बट हम सोच के नहीं करते हैं। बट अगर आपसे चीटिंग हो रही है, सभी को ये कहूंगा कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो या आपसे हो गई है, जिसके भी साथ आप हो उसे बता दो, उससे पहले कि कोई और बताए। रीजन क्या होता है, जिसके साथ आपने चीट किया होता है ना, जिस लड़की के साथ आप चीट हो गया उसके साथ आपने सारी चीजें की, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। और जो मेरे साथ हुआ कि अब तू मेरे साथ रह, चाहे कुछ भी हो। नहीं भाई, आपके जब कमिटमेंट का कुछ नहीं है तो नहीं है। आप अपनी लाइफ को रियून करने से बचा सकते हो। आप अगर कुछ भी हो तो सच बोलने की हिम्मत रखो, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं इस चीज पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, इफ आई मे। हाँ, ये बिल्कुल कि मुझे नहीं लगता कि चीटिंग करना सही है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। सर नहीं, मैंने बोला ना चीटिंग करना सही नहीं है। हाँ, लेकिन हम चीटिंग सोच के करते ही नहीं है। पर सर रियलाइजेशन तो होता है ना इंसान को। जब तक रियलाइजेशन होता है तब तक देर हो चुकी होती है। शुरुआत में सब चीज मीठी लगती है। शुरुआत में आपको लगता है अरे यार मैं बात ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि अवेयर तो आप थे ना कि आप कर रहे हैं। शुरुआत में आपको लगता है अरे यार मैं उसके साथ हूँ बट मैं बात ही तो कर रहा हूँ, मैं कॉफी पे तो चला गया, मैं मिलने ही तो चला गया। सब नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल लगता है, क्योंकि आप अपने और भी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी पैसा ही कर रहे होते हो, और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब हो जाता है तब पता चलता है अरे यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, मतलब एकदम से। और वो मोमेंट क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सडन फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती हैं और वो चीजें होते हैं। बट मैं हमेशा सबसे यही कहूंगा कि अगर आप सामने वाले से सच्चा प्यार कर रहे हो तो आप उसे बता सकते हो। बताने से अच्छा हम सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या लगता है? सेल्फ कंट्रोल, अगर मैंने क्या बोला, वो तो एक सेकेंडरी थिंग हुई ना कि बता सकते हो। पहले तो सेल्फ कंट्रोल ही करना है। सेकेंडरी थिंग मैंने बताया बात करके, अगर हो जाए तो किसी और से पता चलने से अच्छा है कि या तो आपको पता ही ना चले कभी, आप ऐसे इंसान, लेकिन आपको पता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड को भी जानती है, आपके बॉयफ्रेंड को भी जानती है और कभी भी कह सकती है। इससे अच्छा आप उस इंसान के सामने कन्विंस कर लो और माइंडसेट नेगेटिव मान लो, नेगेटिव जो के जाओ कि अब ये छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। गलती मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम उस चीज को बोलो कि हाँ यार ये मुझसे हो गया। अगर तुम माफ कर सकते हो तो करो, वरना माफी की उम्मीद मत रखो। माफी की उम्मीद ही ना रखें, मत रखो। सामने वाले को करना होगा तो कर देगा। उम्मीदें टूट जाती हैं। एक्चुअल में उम्मीदें सबसे गलत चीज है। आप माफी की उम्मीद लेके जाओगे, नहीं मिली तो टूट जाओगे। आप माफी की ना की तो उम्मीदें मत रखो। अगर आज आधी दुनिया उम्मीद पे चल रही है कि काश वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा या आ जाएगी, और वो उम्मीद एक ऐसी चीज है ना, वो हमें उसका करने देगा ना कोई और हमारी लाइफ में आ पाएगा। उम्मीद एक ऐसी खराब चीज है कि हो सकता है कि वो इंसान चला गया और आपके पास उससे बेटर इंसान आया हो, बट आपको उम्मीद तो उसकी है ना, तो उस बेटर इंसान को बहुत जल्दी इग्नोर कर दोगे। कहोगे नहीं मुझे तो उसकी आने की उम्मीद है, उसे आना होगा। ऐसा नहीं होता। जो एक बार चला जाता है वो नहीं आता। वो बहुत ही कह सकते हैं मिरेकल एक चीज है। आप 1000 में से एक केस ऐसा देंगे कि जो चला गया और 3 साल बाद वापस लौट आया, वरना जाने वाला इंसान नहीं आता।
अपने किसी एक्स को मिस करते हो भाई? रिसेंट वाली को। रिसेंट वाली को? हाँ। अगर कंफर्टेबल हो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ कंफर्टेबल हूँ, नाम छोड़ के मैं सब बता सकता हूँ। नाम छोड़ के सब बता सकते हो? चलो हाँ। शुरुआत कैसे हुई वो बताओ। एक पोएट्री इवेंट से ही हुई, वो भी मैडम आई, बड़ी मतलब कह सकते हो कि ईगो, मतलब पहली बार परफॉर्म कर रही है। मुझे पसंद आने का वजह ये था कि कॉन्फिडेंस लेवल पहली बार परफॉर्म कर रही है, कॉन्फिडेंस लेवल 1000वीं बार का था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कौन है जो ने लिया मैं नहीं जानती, मतलब लाइक उसका वो था कौन है मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ। ठीक है, और उसके लिए फिर उसने पढ़ा, और मुझे आज भी याद है वो जब पढ़ रही थी तो माइक कहते हैं, मतलब लोग इंसान कहते हैं माइक या तो हाथ में पकड़ते हैं या स्टैंड में लगाते हैं, उसका स्टैंड में लगा हुआ था तो भी माइक पकड़ा हुआ था। तो भाग जाएगा क्या माइक। एंड फिर वहां पे मैंने कहानी सुनाई थी अपनी, वहां पे एज एन गेस्ट था। इवन मैं उसकी स्टेज की भी बात करूं तो आपके यहाँ पे एक पॉडकास्ट हुआ पोएटियापा, जी जी, उन्हीं के स्टेज की बात है, उन्हीं की, विवेक भाई के? यस ओके। पोएटियापा उन्हीं की ओपनिंग इवेंट था, पहला इवेंट था उनका, पोएटियापा का पहला इवेंट? यस पोएटियापा का पहला इवेंट था 5 नवंबर 2022। ओके ठीक। दिल्ली शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, पोएम एंड कहानियां स्टूडियो। सारी चीजें मुझे हूबहू वैसी ही बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कोई मूवमेंट जीते हो तो याद है। तो बड़ा अजीब कह सकते हैं ना कि एक इंसान दिमाग में बस जाता है, उसे प्यार नहीं कहोगे, वो इंसान अट्रैक्ट कर गया आपको, अट्रैक्शन कहेंगे। और वो अट्रैक्ट ऐसा कर गया, फिर उसको मैं कर गया एक्चुअल में, और वो भी होता नहीं, वो अट्रैक्शन कभी होता ही नहीं अगर मैंने उसे रोका ना होता। एक्चुअल में मैं जब परफॉर्म करने गया तो वो उठ के जा रही थी, ठीक है, मतलब वो अपना परफॉर्मेंस करके जा रही है। मैंने कि मैडम बैठो, अनमोल की कहानी सुने बिना कोई नहीं जा सकता। और अच्छा, वो आपने कहानी उसने क्या सुनी, और कहानी अब बन चुकी, वो मैंने उसे रोका। मैं कहता हूँ कभी उससे बात हुई, कहानी गलत सुनाई थी, नहीं सुनानी चाहिए थी, इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो वहां से फिर मैं दिल्ली चला गया, मतलब अगर आप कहो तो ऊपर वाला भी शायद चाहता था वो दिल्ली जाने की, इतने टाइम से ट्राई कर रहा था, परमानेंट नहीं हुआ। वो 5 नवंबर को मिली, 3 दिसंबर को मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई, मैं परमानेंट शिफ्ट हो गया, वहीं रहा। तो जब आप किसी से रोज मिल रहे हो फिर तो क्या, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस और एक रोज, और रोज में भी जहाँ उसके माँ बाप भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो आप इजी रहते हो, आप बहुत कंफर्टेबली घूम सकते हो, क्योंकि पता है आपको कोई जज नहीं कर रहा। दिल्ली जैसे शहर में वैसे भी पड़ोस से पड़ोस में किसी को कोई जज नहीं करता। तो उसके लिए तो सारी चीजें तारीखें सेम मुझे वैसी की वैसी याद है। कहानी खराब कहाँ हुई? रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप खराब कहाँ हुआ, मैंने बोला ना एक्स जो होते हैं, जो बीता कल होता है वो हमें कहीं ना कहीं हिट करता है। तो जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई, देखो उसकी भी एक अच्छी चीज थी, उसने मुझे सच बताया, और ये सच बोलने वाली चीज भी कहीं ना कहीं मैंने उससे सीखी है। वो मुझसे एक गलत चीज सीख गई, मैं भी उससे एक अच्छी चीज सीख गया। वो अब कम सच बोलती है, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। तो उसने मुझे सब बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जिसको साथ में 5 साल से थी, और उसने मुझे छोड़ दिया एक ऐसे रीजन से एंड ऑल, एंड बस उसने मुझे बताया। और तारीख थी उस जिस दिन उसने बताया, वो तारीख थी 3 दिसंबर। साकेत में कोई वो है, नहीं साकेत नहीं, सेक्टर 18 में कोई मूवी हॉल है, तो वहां पे मूवी देख रहे थे पठान। मूवीज भी मुझे याद, मुझे कुछ नहीं बोलता। तब उसने मुझे सारी चीजें शेयर की। मूवी तो बस नाम की चल रही थी, हम तो अगर कहें तो बात करने के लिए बैठे थे। अच्छा, कह सकते हैं कि इसे कहेंगे मूवी डेट ना। तो हम उधर बैठे, तो उसने मुझे सब बताया। उसने ये भी बताया कभी कभी वो मैसेज करता है, और उस वक्त शायद मुझे उसे रोकना चाहिए था कि अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप बात करो, बट पता नहीं क्या था उस वक्त, और एक सॉफ्ट हार्ट बोल लो या बेवकूफी बोल लो, मैंने कि ठीक है आपको पास अगर मैसेज आता है और कंफर्टेबल हो बात करने की तो कर सकते हो। उसकी अच्छी बात थी, वो जो बात करती थी वो मुझे बता देती, चाहे वो स्क्रीनशॉट से हो चाहे वो मोबाइल से हो। फिर क्या हुआ कि उसकी मदर की तबीयत खराब हुई, उसी दौरान एक चीटिंग वाली चीज थी जो उसको भी पता चल गई थी आपकी। हाँ ओके, वो भी मैंने वैसा ना जिसके साथ चीट किया उसी ने ही कॉल करके बताया। जिसके साथ चीट करा उसने कॉल करके बता दिया कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, आपके बताने से पहले? हाँ। तो वही चीज खराब हुई, मैं बताता उससे पहले उसने बताया। उसने इसलिए बताया कि वो लड़की मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, मुझे 64 थप्पड़ याद है क्योंकि मेरी गलती थी। तो उस रात मतलब वो उस जाने से पहले कह सकते हो आप, वो पूरी रात 64 सिगरेट पी थी, 64 थप्पड़ खाए थे, जितनी सिगरेट थी उतने थप्पड़ थे। और वो भी थप्पड़ ऐसे नहीं कि उसने लगातार मारे, उसका पीजी था। अच्छा, नोएडा सिटी सेंटर। तो वो ऊपर पहले तो उसने मुझे नोएडा सेक्टर 18 में बुलाया, वहां पे मारे होंगे। वो मुझे याद नहीं है कितने थे, मुझे याद वो हैं जब मैं पीजी गया तो पीजी के रात भर में बाहर था,
मुझे चार्जर पॉइंट नहीं मिला था, तो एक कैब ड्राइवर मिल गए, तो कैब ड्राइवर को मैंने बैठा मूवी देखने, मैंने कि आपको मूवी देखने वाले, हाँ। उनके यहाँ मूवी देखी और अपना फोन चार्ज करता रहा उन्हीं की गाड़ी में, नीचे बैठा रहा। और वो ऐसे नहीं आती थी, वो गई 20 मिनट बाद आई, 4 थप्पड़ मारे, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, फिर 4-5 थप्पड़ मारे, फिर ऊपर चली गई। और जितने थप्पड़ वो मार के जाती थी उतने ही थप्पड़ में नीचे खड़े होके सिगरेट पीता था। तो मुझे इसलिए याद है कि मैंने उस दिन 6.5 डिब्बी, उस दिन मैंने 6.5 डिब्बी सिगरेट पी पूरी रात में। और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पी, 64 थप्पड़ 64 सिगरेटें। तो वो चली, फिर कहते हैं कि एक्स का अगर एंट्री हुई तो वो घर जा रही थी वापस, उसकी मदर की तबीयत खराब थी, उसने अपना ट्रांसफर ले लिया अपने शहर में कि मैं अपने शहर में नौकरी करूंगी। तो मैं सब शॉपिंग वगैरह थे कि घर जा रहे हैं भाई, सामान पैकिंग है, तो शॉपिंग करके मैं अपने जहाँ मैं रहता था वहां आ रहा था, उसे ड्रॉप करके कॉल आता है कि अनमोल, मतलब वो लड़की का, उस लड़के का भी नाम मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूंगा, वो जिस तरीके से उसे बोलती थी चांद, तो मैं चांद के नाम से बोलूंगा कि वो आ रहा है मुझे लेने। वहां मैंने उसे डिसएग्री किया, क्यों आ रहा, मैं नहीं मिलने दूंगा। बोले यार हम पब्लिकली ही मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल। एंड कुछ रूड उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे कैसे किसी को छोड़ दूं, मेरे साथ इतने टाइम से था एंड ऑल एंड ऑल। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओके, बात हमारी हो रही थी कॉमन ग्रुप में, मतलब एक पोएट्री का ग्रुप था, वहां हम बात कर रहे थे, लेकिन पर्सनली फोन पे व्हाट्सएप पे। पब्लिक ग्रुप पे बात हो रही है पोएट्री के? नहीं, वो मतलब वैसे बात हुई, लेकिन जब ब्लॉक कर दिया तो हम लोग एक दूसरे से पूछ तो रहे कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन पब्लिक ग्रुप है और मैम कहाँ हो। पब्लिकली नहीं बताते थे कि हम रिलेशन में, कुछ लोगों को पता था प्राइवेट, लेकिन पब्लिकली ग्रुप में तो पूछ सकते हैं और मैम कहाँ हो। तो ऐसे बात हो रही थी, तो वो लेने आया, जो कि मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि शायद मैं उसे वहां रोक देता तो शायद हम कभी अलग नहीं होते। तो वो जब लेने आया तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि 4:30 बजे सुबह कहाँ कोई रुकेगा, यदि नहीं हम पब्लिकली घूमेंगे। मुझे पता था यार दिल्ली जैसे शहर में 4:30 बजे सब बंद रहता है, वो रात भर खुलता है 3 बजे तक, लेकिन 4:30 बजे आपको कुछ नहीं मिलेगा दिल्ली में। तो वहां उसने मुझे चीट किया, बट वो सिचुएशन ऐसी थी, बस वो सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि उसने मुझे खुद ये चीज कन्फेस की कि अनमोल ऐसा हुआ, और मैंने मना की या कुछ भी की, सामने वाले का एक था कि जब हम साथ थे, मतलब जब हम साथ नहीं है नहीं, लेकिन अभी हम साथ है तो हम साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक इमोशनली इंसान जब किसी के साथ ऑलरेडी अटैच होता है 5 साल से, शायद मैं कहता हूँ कि कोई भी हो जाती हैं चीजें। मैं उस चीज को माफ बहुत पहले कर चुका था। मैंने उसके बाद एक ही बार उसके सामने जिक्र किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जिक्र बार बार हो और वो बार बार खुद को हर्ट करे। ठीक है, उसने गलती रियलाइज की थी, बताया था, लेकिन कहानी वहां से बिगड़ गई थी, क्योंकि वो अपने शहर जा चुकी थी और उसी शहर का वो लड़का था। तब मैं ना चाहते हुए भी उन्हें मिलने से तो नहीं रोक सकता। ठीक बात है। और मैं उसके ऊपर नजर भी नहीं रख सकता, सीसीटीवी नहीं हूं मैं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। भाई एक जॉब वाली पर्सन है, ऑफिस भी जाएगी, अब ऑफिस के बाद वो कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं, किसी पे इतनी बाउंडेशंस नहीं लगा सकते हम, चाहे फिर वो मेरी वाइफ क्यों ना हो। मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप जा रही हो, ठीक है, लेकिन मैं 24 घंटे उसको कॉल करके कहाँ है करने वाला तो करेगा, जो करने वाला करेगा, जो नहीं करने वाला वो नहीं करेगा। और जितनी बाउंडेशंस लगाओगे शायद चीटिंग के दर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो ज्यादा होगी। बाउंडेशंस में तो इंसान को रहता है बिलीव है, सामने वाला कहता है यार इतना वो मुझसे बिलीव ही नहीं करता, तो मैं करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है, बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से खाली बिगड़ी 10 अप्रैल 2023, तारीख का कभी नहीं बोलता, वो लेने आया था, उसी वक्त 2 चीजें हुई और वहां से कहानी सारी बिगड़ गई थी। उसके बाद फिर आपने लिखना स्टार्ट करा या आप पहले से लिखते आ रहे? सर मैं तो बताया ना, पोइट्री के इवेंट में उससे मिला था, लिख मैं 2018 से रहा हूँ। तो आप इसी जॉनरा में लिखते थे, हार्ट ब्रेक्स पर एंड? सर मैं तवाइफों पे बहुत लिखता हूँ, प्रोस्टिट्यूट पे। अच्छा। मैं लव पे बहुत लिखता हूँ। मैं पॉलिटिक्स पे नहीं लिखता, मैं कुछ भी ऐसी चीज पे नहीं लिखता जो हिट ना करे। मैं ब्रेकअप्स पे लिखा, मैंने प्यार पे लिखा। प्रोस्टिट्यूट पे लिखने का रीजन ये है कि आधी दुनिया सोचती है ये एग्जिस्ट नहीं करते, मैं कहता हूँ वोट बैंक है भाई पॉलिटिशियन का, ये प्रोस्टिट्यूट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। और मैं बड़े गुरूर के साथ, लड़कों को बुरा लगता था लग जाए, एक लाइन कहता था कि उस बाजारू औरत को तुम गलत बताते हो, अरे चुपके से ही सही उसकी गली तुम भी जाते हो, और वो अपना जिस्म बेचती है अपना पेट पालने के खातिर, और उसका जिस्म लूट के तुम खुद को मर्द बताते हो। तो ये मैंने मर्द समाज को, ठीक है भाई तुम कर रहे हो और तुम गलत हो, लेकिन वो गलत नहीं है। तुम्हारी चक्कर, मैं कहता हूँ उनके चक्कर में आज की लड़कियां ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ना जाने कितने आदमियों की भूख
वो एक प्रोस्टिट्यूट मिटा रही है, क्योंकि भूख ना मिटे तो शायद रेप की और इन चीजों की दर ज्यादा बढ़े, क्योंकि भूख तो है, मिटेगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, जमाना उन्हें गलत कहता है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लड़कियां सेफ उन्हीं की वजह से 50% तो मैं कहूँगा है। आपको लगता है कि हमारे संविधान में, हमारे कंट्री में जो मेल्स के लिए लॉज बनाए गए वो बहुत ही वन साइडेड है? आपको लगता है कि मर्द सेफ नहीं है? ऐसा कभी आप फील करते हैं? बहुत सर, मेल्स के लिए लॉ, आज मैं बात करूं, बहुत इजी बात करूं कि किसी भी लड़की पे, कोई भी लड़की आज बाहर खड़ी हो जाए और कहते हैं अनमोल ने मुझे छुआ, 50 लड़के मुझे मारने आ जाएंगे। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर, वो पूछेंगे भी नहीं, बस मारना। वो सीधा जज बन जाएंगे और मारना शुरू करेंगे। आज कोई भी लड़की आके एलिगेशन लगा दे, 4 आंसू टपका दे और जमाना उसकी बात मानने लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि लॉ आदमियों के लिए कभी है ही नहीं। लॉ सिर्फ बच्चों के लिए बना, लॉ सिर्फ लड़कियों के लिए बना। आदमियों के लिए लॉ सिर्फ इतना है कि तुम जी रहे हो, बहुत है। अब लड़कियों, आदमियों के लिए कोई लॉ देखेंगे नहीं। और लॉ है भी तो हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो फैसला आने से पहले शायद कितने फैसले सुना देती है, जिस वजह से वो इंसान मर ही जाता है। मतलब फैसला सुनाने का अधिकार जज को है, लेकिन हमारी न्यूज चैनल, हमारी न्यूज मीडिया, हमारी नॉर्मल पब्लिक जिया उड़ा देती है यार। सर वो फैसला अपने आप सुना, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। पहले क्वेश्चन मार्क लगते थे, अब नहीं लगते, अब सीधा, अब तो सीधा स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट है कि इसने रेप किया। भाई वो आप अदालत को तय करने दो। बट वही है कि लड़कियों की आज ज्यादा सुनी जाती है। इसी वजह से ये जो 3 सुसाइड के केस हुए, एक मर्डर का केस हुआ। अब अगर मैं बात कहूँ, एक लड़का जो नेवी में था और जिसके वजह से मारा, वो 10th फेल था, सोच सकते। लेकिन वो लड़की भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, बस इतना एजुकेटेड तो हो कि आपको पता हो कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत। ऐसे केसेस में आपको क्या लगता है कि किसको ब्लेम करना चाहिए? सिस्टम को, समाज को, लोगों को, मेंटेलिटी को, मेंटालिटी को, माँ बाप को। काफी अच्छा पॉइंट है। माँ बाप को, माँ बाप हमारी मेंटेलिटी उसी तरीके से सेट कर देते हैं। मतलब अगर एक माँ बाप अनपढ़ है तो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन का सार समझा ही नहीं सकते। अगर वो माँ बाप सच में ये चाहते ही नहीं है। अगर माँ बाप चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, एक शराबी आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बेटा शराब पी के आ रहा है, कहीं ना कहीं वो साथ में बैठ के पी भी रहे होंगे और लड़का लड़के आएगा, मार के आएगा, फिर भी उसको बचा लेगा। लेकिन एक एजुकेटेड बाप है, वो सबसे पहला थप्पड़ अपने बेटे में ही मारेगा। अगर आज मैं कोई गलती करके आ रहा हूँ तो देखो, बचाएंगे भी मेरे पिताजी भी, ऐसा नहीं है कि वो बचाएंगे नहीं मुझे, हर माँ बाप लेकिन एटलीस्ट वो रियलाइज करा देते कि तूने गलत किया है। बट कुछ माँ बाप की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो कभी रियलाइज ही नहीं कराते। वो कभी जमाने के सामने या बच्चों के सामने बोलते नहीं है कि तूने गलत किया है, और वो बिगड़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके इसका असर बहुत पड़ता है बच्चों के दिमाग पे, लड़कों के दिमाग पे, लड़कियों के भी दिमाग पे भी। बहुत से पुराने लोग हैं जो लड़कियों को बांध के रखते हैं। आप जितना लड़की को बांध के करो, कभी तो खुलेगी, और जब खुलेगी तो उसे ये पता ही नहीं है क्या गलत क्या सही, फिर तो उसके लिए जो हो रहा है वो सही है। एक लड़की जो कभी बाजार में नहीं गई, घूमी नहीं, उसे नहीं पता क्या है क्या नहीं, उसे बस इतना पता कि शादी होगी और मुझे एक आदमी के साथ रहना है, प्यार का नाम नहीं मालूम। लेकिन कोई लड़का आए और उसका और वो उससे एक केयर दिखाने लग जाए, उसके लिए तो वही प्यार है ना। ठीक बात। तो वो तो फिर किसी भी हद तक गुजर जाएगी। तो ये एजुकेशन तो हमने दी नहीं, ये एक ओपननेस हमने दिया ही नहीं, एक पावर हमने दी नहीं कि आप अपनी मर्जी से भी चुनो। आज का शायद यूथ कभी कभी दे रहा है, लेकिन वो माँ बाप दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों के ऊपर छोड़ो, उसे क्या चुनना है। एटलीस्ट वो चीट तो नहीं करेगा दोबारा, किसी और के लिए तो नहीं जाएगा, वो उसे पता होगा कि मैंने जो चुना है वो अच्छा चुना है। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा चुने जरूरी नहीं, चुनना जरूर चाहते हैं, बट वो जो चुनी हुई चीज है वो अच्छी हो जरूरी नहीं। सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करना चाहूंगा मैं। सेक्सुअल एजुकेशन पर मैं बात करना चाहूंगा कि वो कितना की रोल निभाती है ऐसी चीजों में, जब देश में नाबालिगों के रेप होते हैं, शोषण होता है। उन टॉपिक्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपको लगता है कि सेक्सुअल जो एजुकेशन है उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए हमारे देश में, एक टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए? माँ बाप को सिखाना चाहिए। माँ बाप को सिखाना चाहिए। आज के टाइम पे जो मूवीज बन रही हैं सेक्सुअल एजुकेशन पे, जो कि 2 दिन में उतर जाती हैं, मैं कहता हूँ उन्हें दिखाना चाहिए। एटलीस्ट आपके बच्चे को, लड़के को, लड़की को ये मालूम होगा कि ये चीज गलत है। जब आप उन्हें नॉलेज ही नहीं दे रहे हो, जब आप एक माँ या बाप अपने बेटे या बेटी को बता ही नहीं रही है कि ये चीज गलत है या सही है, तो उसके लिए एग्जाम्पल ही नहीं है कोई। जब एग्जाम्पल नहीं है तो फिर तो उसके लिए सब सही है।
तो वो एजुकेशन माँ बाप को देनी चाहिए। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि अगर आप किसी को समझते हो तो उससे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। और सेक्सुअल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ये सिखाएं कि करना कैसे है, ये बताएं कि कब करना है, किस एज में करना है, क्या करना है, किसके साथ करना है, और कंसेंट है कि नहीं, मेन चीज। और हमारे देश की एक और बुरी आदत है जी, मेल कंसेंट है ही नहीं। आप कहीं नहीं देखोगे कि मेल कंसेंट है। मेल के नाम से तो ये है कि हम लोग हफ्सी, मतलब हम लोग चाहते ही हैं, ऐसा नहीं है। हर मेल ऐसा नहीं होता। हर लड़का हर वक्त सेक्स करना नहीं चाहता। लड़का इमोशनल भी होता है, लड़का रोता भी है, बस वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ऐसा करता है। वो माइंडसेट होता है एक। बट आधे दुनिया का है कि अरे ये लड़का है, ये तेरा फायदा उठा लेगा। यार मैं ये कहता हूँ कि लड़की में दिमाग है। जब चीजें होती हैं तो लड़की को पता है कि ये हो रहा है। फायदा उठाने वाला एक वर्ड है ना, वो सिर्फ आप इनकम में उठा सकते हो, किसी की बिजनेस में उठा सकते हो। किसी इंसान का फायदा उठाने वाली बात बहुत बड़ी झूठ है, किसी का नहीं उठा सकते, क्योंकि सब पे अकल है। हर लड़के हर लड़की हर बिजनेस में अकल है। कोई तरीका हो सकता है जिससे हमारे शहरों में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में जागरूकता आए थोड़ी लोगों में कि इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए? जैसे कि मैं बड़ा सुनता हूँ कि यार ना लोग ना खुलकर फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पर बात नहीं करते, पीरियड्स के बारे में आप करते हैं? बहुत लोग अभी भी नहीं करते, उसको टैबू कंसिडर करा जाता है। सर मैं बोलूँ, मैं 28 का हूँ जी, और आज से 10 साल पहले जाऊं तो सैनिटरी पैड्स अखबार में रैप होके आते थे, बट अब आराम से आ रहे हैं जी। पहले के लड़कियां इन चीजों पे बात करना पसंद नहीं करती थी, बट अब अगर उसका कोई फ्रेंड भी है तो उसे वो ओपनली बात करती हैं। धीमे देखो, एकदम से कोई चीज सही नहीं हो पाएगी, बट ये चीज तो सुधर रही है। हम लोग इस लड़कियों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यार ये ऐसा तो नहीं कि वो गलत इंसान है या वो गलत है, नहीं भाई, ये एक है, ऊपर वाले ने बनाया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक मेडिकल बायोलॉजिकल चीजें हैं, हम नहीं कर सकते। तो इस पे तो हमें बात करनी चाहिए, और जितना हम बात करेंगे उतना शायद हम एजुकेटेड हो पाएंगे। इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, एक मूवी बनाई गई सेक्स एजुकेशन करके, ये देखो, बुरी नहीं है वो। देखो, हाँ देखो, हर मूवी माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती, लेकिन जो हर मूवी वो गलत नहीं है जो आप अकेले बैठ के देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा सकती है। बात करना जरूरी है, चाहे फिर आप किसी से भी करो। चलिए अनमोल भाई, शायरी पर वापस आते हैं। बिल्कुल। एक शायरी को लिखने के पीछे क्या प्रोसेस होता है, अगर आप मुझे उसके बारे में बताना चाहें? सर, शायरी को लिखने के पीछे सबसे बड़ा प्रोसेस होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो। एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। अगर मतलब आप अगर एक मैखाने में बैठे हो तो आप शराब पे लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि प्रोस्टिट्यूट पे, तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, और वो लिखी कैसे गई थी उसका पहले सिनेरियो बता दो, फिर लाइनें बताऊंगा। कि रात के 3-3:30 बज रहे थे और दिल्ली में अपन बाइक लेके निकले, मैं और मेरे 4 दोस्त, और पराठे खाने, पराठे और चाय। तो द्वारका की साइड जाके ना एक प्रोस्टिट्यूट एरिया पड़ता है रोड पे, तो वहां से बाइक निकली। तो मैं थोड़ा सा दूर था और एक लड़की कुछ खा रही थी, आई डोंट नो क्या खा रही थी। कोई आया कार में, उसको खींचता है, मतलब कंसेंटली बुलाता है, लेकिन वो कहता है जबरदस्ती, लड़कों में कैश है, नशे में है। तो उसका जो खाना था वो गिर गया। अब गिर गया, सिंपल सी चीज है, वो गिरे हुए खाने को ना उठाए, उसको पैसा आ जाएगा या खरीद लेगी, लेकिन उसने उसका हाथ झटका, पहले खाना उठाया, खाना खाया और फिर चल दी। तब मेरे दिमाग में उसी सिनेरियो पे आया कि निवाले आबरू से कीमती होने लगे, किसी ने आज अपना जिस्म बिस्तर कर दिया। कि वो जो खाने की चीजें हैं वो हमारी इज्जत, हमारे जिस्म से इतनी ज्यादा कीमती हैं कि आप सोने को भी तैयार हो। तो इस पे शेरियत हुई। बहुत सारे शेर हैं कि जैसे मैं किसी से प्यार किया, उसके लिए लिखा कि तुम्हारे साथ दूसरा नहीं है, तभी तो कोई जचा नहीं है, तो तुम हमारी नजर के आगे, मैं कैसे कह दूं खुदा नहीं है। अरे, जिससे आप प्यार करते हो आप उसे खुदा मान लेते हो। होता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो एनवायरनमेंट पे, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। कोई भी शायर लिखने बैठे तो नहीं लिख सकता। आज कोई भी राइटर ये सोच के बैठे कि मैं आज कुछ लिख लूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। जब आपको लिखना आएगा आप सब छोड़ के लिखने लग जाओगे, और वो जर्नी कैसी जी रहे हो आप उस पर डिपेंड करता है, किस एनवायरनमेंट में बैठे हो आप उस पर डिपेंड करता है, और आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, पढ़ना कितना आता है, सुनना कितना आता है, समझना कितना आता है, वोकैबुलरी कैसी है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर जगह पे हर शब्द फिट नहीं होता। एक ही मीनिंग के 100 शब्द हैं, किस मीनिंग पे कौन सा शब्द फिट होगा ये बहुत जरूरी है। तो वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको पढ़ना सुनना जरूर पड़ेगा।
और बहुत से लोग हैं जो सुन लेते हैं कोई वर्ड और यूज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका मतलब भी नहीं मालूम होता। तो वो जरूरी है कि अगर आपके पास आज, पहले नहीं था, पहले डिक्शनरीज लगती थी ढूंढो, आज के पास आपके पास गूगल डिक्शनरी है, आप जाके उन वर्ड का मीनिंग पता कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि भाई इस वर्ड को इस जगह में फिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि लोग कुछ भी लिखते हैं, मैं अप्रिशिएट सबको करता हूँ, एटलीस्ट लिख रहे हैं, बट एक टाइम पे तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे दुनिया नकार देगी। हाँ, बाकी बात अलग है कि आप इतना बेकार लिख रहे हो कि लोग हंस के पागल हो रहे हो, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं। वैसे भी लोग देखें बेकार, जैसे कि एक थी पूजा ढिंचक जी, और आपने नाम सुना हो, सेल्फी मैंने ले ली, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन आज वो इतनी फेमस है, पता नहीं क्या, और कुछ नहीं है उसमें, बट वो फिर भी कंटेंट क्रिएटर कहला रही है। अगर मैं रैपर की बात करूं, MC Stan, कुछ नहीं है उसमें, मैं रैपर्स में नहीं गिनूंगा उस इंसान को, बट वो पॉपुलर है क्योंकि वो यूथ में, वो चर्सी लोगों में ऐसी चीजें दे रहा है। बोलूंगा उसकी, देखो अच्छे आर्टिस्ट को सुनने के लिए जितने पब्लिक है उनके पास पैसा नहीं है। जैसे कि हनी सिंह अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन उसकी पब्लिक पॉश है, लेकिन अगर मैं बात करूं अच्छे बहुत अंडरग्राउंड सीधे मौत, उसको सुनने के लिए पब्लिक अमीर नहीं है, चर्सी है, तो आप उसकी टिकट 2000 में बेच ही नहीं सकते, आपको 500 में ही रखनी पड़ेगी। वो भी वो अपनी चरस या गांजा को मतलब कॉम्प्रोमाइज करके वो टिकट खरीदेंगे। तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, अच्छा आर्टिस्ट वायरल जल्दी होगा, बेकार आर्टिस्ट और जल्दी वायरल होगा। आप देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, सबसे ज्यादा वल्गैरिटी फैली हुई, लेकिन वो वायरल है। जैसे मैंने कल लगाया कि भाई एक पागल, मतलब एक वो, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, वो रिएक्शन था। आईपीएल में कोई बंदी मैच देखना है, हाँ मैंने देखा, रिएक्शन था और उसके 150 के फॉलोअर बढ़ गए। या हम लोग कंटेंट मतलब एक कंटेंट बनाने के लिए अगर मैं बोलूं, सबसे पहले आप लिखोगे, फिर आप उसे शूट करोगे, शूट भी एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, आपको 15-20 टेक्स लेने पड़ेंगे। फिर आप जब उसे शूट कर चुके होगे तो आपको एडिट करनी पड़ेगी, एडिट कर चुके होगे फिर आपको अपलोडिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, म्यूजिक लगाना पड़ेगा, हैशटैग्स ढूंढने पड़ेंगे। इन सब होने के बाद आप शेयर करोगे, शेयर होने के बाद आप देखते हो आप उस पर 200 व्यू हैं, और एक लड़की जो सिर्फ आंखें उठा के थोड़ा सा हिल गया, नहीं एक बस ऐसे कर दिया और उसके उस चीज पे 5-10 मिलियन व्यूज है, तो आपको दुख होता है कि भाई मेरे ऐसे करने पे क्यों नहीं आ रहे। मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ। ये वल्गैरिटी वाला जो माइंडसेट है, ये आता कहाँ से, क्या लगता है? कहीं से नहीं आता बॉस, वल्गैरिटी वाला माइंडसेट सब में होता है। अब देखो, कोई भी इंसान आज ऐसा नहीं है कि शरीफ हो या किसी के बारे में नहीं जानता हो। लोग इजी वे समझते हैं उसको, मैं साफ बोलूंगा, बहुत लोग इजी वे समझते हैं कि ये बोल के हम लोग जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे कि मैं, अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है, क्या नाम है उनका, डाउन टू हेल्थ, बट वो पॉपुलर वल्गैरिटी से हुए। डाउन टू हेल्थ वाले लोग प्रॉपरली गालियों से, बट उसमें एक और अच्छा इंसान था, अमित भड़ाना, वो अपने कंटेंट क्लीन रखता है, लेकिन आज वो कम्युनिटी से गायब है बिकॉज ऑफ कंटेंट क्लीन रख रहा था। बीवी की वाइन्स, उसने अपना चीजें गालियों से रखी, आज वो क्लीन दे रहा है, लेकिन उसने अपनी पब्लिक बना ली, अब वो कुछ भी करेगा वो वायरल है। अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, एक यूट्यूबर है कैरी मनाटी, उसने भी यही किया, उसने 3 क्लीन चैनल बनाए, बिल्कुल नहीं चले, एक बदतमीजी का चैनल बना दिया, चल गया। आज वो उसी चीज से जाना जा रहा है। तो आप जिस चीज से जाने जाते हो ना, फिर आप उसी को कंटिन्यू करने लगते हो। अगर एक किसी भी इंसान की रील या कोई भी शॉर्ट वल्गैरिटी से वायरल हो गई, तो फिर उसी चीज को, अरे इससे वायरल हो रही है, यही करेंगे, माइंडसेट सेट है पूरा। और इंस्टाग्राम और ऐसी चीजें वैसे ही चाहता है कि ये तो वायरल होनी चाहिए, कुछ तो एंटरटेनमेंट दिखे, तो असली कंटेंट तो कब का छुप जाता है। आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लिखने सुनाने कॉमेडियंस हैं जो क्लीन कर रहे हैं, बट वो वायरल नहीं है। रीजन इज क्योंकि वो क्लीन कर रहे हैं, उनको सुनने वाले लोग कम है, ऑडियंस नहीं है अपनी, बस सारा खेल ऑडियंस का। बेसिकली एक मैच्योरिटी मिसिंग होती है लोगों में कहीं ना। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैच्योर भी होते हैं, बट वो कहते हैं ना कि नेम फेम, खुरापाती दिमाग, नेम फेम हर मैच्योरिटी को खत्म कर देता है। हाँ, फिर वो मैच्योरिटी रह ही नहीं जाती, फिर वो दिखता है मेरा नेम हो रहा है, मेरा फेम हो रहा है, दैट्स इट। और मैं उन माँ बाप की भी बड़ी दाद दूंगा कि अगर उनकी बेटियां ऐसे फेम और वो करे, अरे ठीक है ऐसे होनी चाहिए। मैं कहूँगा इजी वे, मतलब अच्छे वे में, अगर एक लड़की फेमस हुई है ना, वो साउंड ब्लेजर। वो लड़की अपनी आवाज और अपने बोलने के तरीके से फेमस, उसने कंटेंट वल्गर नहीं दिया। अगर आपने कभी सुना हो साउंड ब्लेजर को, उसके माँ बाप उसे सपोर्ट करें चलता है, बट पूजा ढिंचक जैसे माँ बाप उसे सपोर्ट करें बिल्कुल नहीं चलता।
सपोर्टिंग की भी एक लिमिट होती है कि अच्छा आप जिस चीज में सपोर्ट कर रहे हो वो चीज वो इंसान अच्छी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो सपोर्ट करके क्या फायदा, उसे डांट लो या कहो कि सीख। हर किसी के लिए हर कोई नहीं बना होता। इस इंडिया में 165 करोड़ है, शायद 134 करोड़ आबादी है, 134 करोड़ आबादी है, जिसमें 100 करोड़ इंसान क्रिकेट खेलता होगा आराम से। क्या 100 करोड़ इंडियन टीम में पहुंच सकते हैं? नहीं ना। कौन से आपकी पावर भी देखी जाएगी, आपका एबिलिटी भी देखी जाएगी कौन है। इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट ना आईपीएस से भी ज्यादा कठिन है। एक आईपीएस के एग्जाम में कम से कम एक साल में 1000-2000 बच्चा बैठता है, लेकिन एक अंडर 19 के ट्रायल में पूरी इंडिया में से 2 करोड़ बच्चा बैठता है। 2 करोड़ और 2000, उस 2 करोड़ में से 15 सिलेक्ट होंगे सिर्फ अंडर 19 में, और उस 2000 में से कम नहीं तो 500 से 700 सिलेक्ट होंगे। अनमोल भाई, मैं वापस आना चाहूंगा प्यार वाले टॉपिक पे थोड़ा सा। 3-4 सवाल है, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो प्यार में फिजिकल होना क्या हमेशा जरूरी होता है कि आप फिजिकली होगे तभी प्यार हो सकता है, या फिजिकल होना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है ऐसा नहीं प्यार दिखाने का? मैं इस पे एक पाकिस्तान के बहुत प्यारे शायर है जिन्होंने एक बहुत अच्छा ड्रामा लिखा, मेरे पास तुम हो जी, खलीलुर रहमान साहब जी, उन्होंने एक लाइन कही थी जी, कि जो लड़का या लड़की शादी से पहले प्यार में सो जाता है फिर वो रात भर जागता रहता है। वाह। फिजिकलनेस जरूरी नहीं है कि वो जरूरी हो, और जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। अगर आप बहुत श्योर हो उस इंसान के लिए तो वो गलत भी नहीं है, और आप बिल्कुल श्योर नहीं हो तो वो बिल्कुल गलत है। श्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यार बहुत मतलब आप देखो ना, कल्चर है। पहले होता था कि लड़का लड़की को देखता भी नहीं था, लड़की लड़के को देखती भी नहीं थी, शादी के बाद भी नहीं देखती थी। अगर मैं कहूँ इतना बड़ा घूंघट नहीं देखती थी, बट हो जाता था, शादी हो जाती थी। आज का कल्चर अलग है। जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, चीजें मेंटलिटी वो बढ़ेगी, उस पर तो हम कभी किसी को जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरीके से कैसा प्यार है। हम किसी के प्यार को कैसे जज कर सकते हैं? सिर्फ हम खुद पे काम कर सकते हैं ना। अगर मैं किसी और के प्यार पे बोलूं यार वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, गलत है, तो तुम्हें क्या पता उन दोनों में क्या बात है क्या नहीं है। वो सच में शादी करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, शादी कर चुके हैं, दिखा नहीं रहे हैं, तो इस पे तो हम किसी को जज ही नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक 2 लोगों की बात है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बाकी पूरी पब्लिक सिर्फ मजे लेने के लिए है। अगर वो जिंदगी भर साथ रहे तो बीच में नहीं बोल सकते, नहीं रहे तो अरे देख ले हमने कही थी ना ऐसा कर लेगा या ऐसा कर लेगी। अनमोल भाई, मैं हुकअप्स पे बात करना चाहूंगा आपसे। हुकअप बहुत ही वेस्टर्न चीज है जो कि हमारे देश में धीरे धीरे करके आ रहा है अभी, और काफी सारा यूथ है जो उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि हमारी रूल्स के खिलाफ? जैसे मैंने बोला कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, तो हम सजेशन भी नहीं दे सकते। ठीक है कि हमने जैसे बोला कि हमने अडेप्ट कर लिया वेस्टर्न कल्चर से कोई भी हुकअप वाला कल्चर ही, बट आप एक चीज देखो ना कि इस इंडिया में इस वर्ल्ड में बेस्ट डेटिंग साइट भी इंडिया की ही बनाई गई है। टिंडर, बम्बल, ट्रूली मैडली इंडिया में ही बनी और चल रही है। क्यों? हम भी चाहते हैं ना, मतलब हर कोई यही चाहता है, हर किसी की मेंटलिटीज हम खेल चुके हैं। आधी दुनिया उस चीज के लिए पागल है। अब डेटिंग साइट्स पे वो इजीली मिल जाता है, और क्योंकि क्या होता है ना कि फेस टू फेस बात करने में शायद हिचकिचाहट हो जाती है, बट एक सोशल मीडिया साइट पे नहीं होती। सोशल मीडिया साइट पे सामने भी शेयर है और आप भी शेयर हो, वो तो मिलके पता चलता है कि कौन शेयर है कौन नहीं है, बट मैसेजेस पे सब शेयर है। आप खुल के बात करो, पता कोई जज नहीं करेगा, जज करेगा ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा, मैं दूसरी से बात कर लूंगा। आज सोशल मीडिया का एक खेल और है, तू करेगी, देखो प्यार तो नहीं है, आप हुकअप के लिए बात करो, तू ब्लॉक करेगी, मैं दूसरी से कर लूंगा, दूसरी करेगी, तीसरी से कर लूंगा। जहां प्यार होगा वहां बात अलग होगी वहां। लेकिन मैं हुकअप कल्चर को सपोर्ट भी नहीं करता, गलत भी नहीं करता, सामने वाले की मर्जी, सामने वाले की नीड्स। अनमोल भाई, प्यार पे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। आप मानते हैं कि आज के इस हुकअप वाले कल्चर में, हुकअप वाली दुनिया में प्यार नाम का शब्द या चीज एग्जिस्ट करती है आज भी? बिल्कुल करती है। क्यों? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ हूँ भी, जो मिले सिर्फ हुकअप्स के लिए थे, बट आज शादी हो चुकी है। प्यार एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। अगर प्यार एग्जिस्ट नहीं करता तो आधे शायर मर जाते। मैं शो नहीं करता, मैं शो नहीं करता, पोइट्री में प्यार का जिक्र नहीं होता। प्यार बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और जब तक ये एग्जिस्ट करेगा तब तक शायर नहीं मरेंगे। आपके शो के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आप जो टूर करने वाले हैं अपना सिटीज में, उसके बारे में। टूर करने वाला हूँ वो बताता हूँ। उससे पहले जो टूर हुआ जी, उसके बारे में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो मेरे लिए एक ड्रीम था। 7 दिसंबर 2024 वो ड्रीम कुछ ऐसा था कि भाई मुझे ना शो करना था,
और ये शो प्लान हुआ था 2023 में। मतलब प्लानिंग ऐसी हुई थी कि एक बहुत बड़े पोएट है याया बूटवाला, बहुत अच्छा ऐवान गालिब दिल्ली में ऑडिटोरियम है, उनका शो मैं और मेरी एक्स देखने गए थे। और वहां पे एक चीज उसने मुझसे पूछी, तब तक मेरे दिमाग में ये नहीं था समझना, उस वक्त मैं एक ओपन माइक आर्टिस्ट था और मैं सोचता था कि मैं कुछ और धीमे धीमे कर लूंगा या कहीं और चला जाऊंगा, इसी में रहूंगा, लेकिन इतने शो की नहीं सोची थी। उसने मेरे सामने एक रख दिया, सर आपका कब होगा? मतलब वो ना जब बहुत प्यार से कोई बात करती थी तो मुझसे सर कहती थी। अच्छा, ठीक है, तो सर आपका कब होगा? मैंने उससे कहा कि जल्दी होगा, मैं रहूंगी आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता। वो शो हुआ, वो मेरे लिए शो ड्रीम था, वो शो उसके लिए भी ड्रीम था मुझे, और वो मेरे शो में नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है, मैं चाहता था कि वो आए, मेरे से मिले नहीं, मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे मिले, मुझसे बात करे, बट मैं चाहता था जो कहानी मैंने जी है, जो कहानी मैंने और उसने जी है, दुनिया के लिए वो एक कहानी है। दुनिया वो तो सुनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो सच्ची करवा पाए कि नहीं करवा पाए, बट दुनिया के लिए फिर भी वो एक कहानी है। बट वो मैंने और उसने जी है, बट वो नहीं आई। किसी ना किसी तरीके से उसने वो ऑनलाइन देखी, ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम लाइव, उसने मेरे किसी परफॉर्मर से या किसी ऑडियंस से बात करी कि प्लीज लाइव आ जाओ, एंड वो लाइव आई, स्टोरी लाइव गई और उसने पूरी लाइव सुनी। वो मेरे लिए सपना था, क्योंकि मैंने बहुत सारी इवेंट किए, लोगों को शो करवाए, चाहे फिर वो बस्सी भैया हो, चाहे वो हर्ष भैया हो, उनके आगरा में शो हुए तो मैं एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर था। लेकिन वो एक होता है ना फील, कि जैसे बस्सी के लिए पीछे आके मेरे को फोटो कराना है, वो फील जीना था मुझे, वो फील जिया मैंने उस दिन। तो वो शो करना बहुत जरूरी था। फिर आप कुछ भी करो वो परफेक्ट नहीं हो सकता जी। मुझे पता था कि इन शो में मैंने क्या कमी की, क्या गलती की। चाहता तो उसके आगे भी शो कंटिन्यू रखता, हो जाते कहीं ना कहीं से, क्योंकि ऊपर वाला जब मेरा ये था कि नहीं, अब मैं अपने आप को और परफेक्ट करूंगा, अपनी ऑडियंस और बनाऊंगा। और अभी जो 2 सिटी में किया, मैं उसे 15 सिटी टू 13 सिटी पूरा टूर 3 महीने का, क्योंकि आराम से 3 महीने लगेंगे उस शो को पूरे टूर को होने में, तो मैं वो करूंगा। उसके लिए मैं खुद पे काम कर रहा हूँ। सोचा है कि 6 महीने बाद फिर से सर्दियां जब शुरू होंगी, अक्टूबर नवंबर, मैं अपना टूर डाल दूंगा, दिसंबर एंड तक खत्म कर दूंगा। तो अभी उसी पे तैयारी चल रही है। आने वाले दिन अभी 20 अप्रैल बेंगलोर एक मुशायरा है। अच्छा, वहां पे भी नाम रिकमेंड है। जो फाइनल होता है वो नहीं पता, क्योंकि इतनी जल्दी मैं नहीं बोल सकता कि प्रॉपर फाइनल है जब तक सामने वाले से पूरी कंफर्मेशन नहीं आ जाए। लेकिन हाँ, बात चल रही है, और ऊपर वाला ना चाह के अगर आर्ट में लाया है, क्योंकि जैसे कहूँ हिंदी लिखना नहीं आती तो एक राइटर हूँ, तो ऊपर वाले की भी एक चीज है कि वो चाहता था आऊं तो आया हूँ, नहीं चाहते तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं था, पहले शो के बाद खत्म हो जाता, पहले परफॉर्मेंस के बाद खत्म हो जाता जी। बट ऊपर वाले का भी एक हाथ होता है, खुद अपनी मेहनत होती है, कुछ पीछे सपोर्टर्स होते हैं। और मेरी लाइफ है ना, सपोर्टर्स बहुत मिले। अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली हो, आज भी हैं, आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, वो साथ खड़े हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है ना, तो वो इमोशनली इतने ज्यादा कि तू करेगा। मुझे समझाने वाले बहुत हैं। अब जैसे कि दिव्यांश का जिक्र किया मैंने, वो बहुत समझाता है कि अरे ये गलत लिखा है तूने। अच्छा, वो मुझसे अच्छा लिखता है, गलत किया तूने, मैंने कि, और मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो मैं नहीं रखनी अपनी लाइफ में कभी भी कि मेरे से अच्छा कोई क्यों कर ले। अरे क्यों नहीं कर सकता भाई, ऊपर वाले ने किसी को भी कैसी भी आर्ट दे सकता है, मुझसे अच्छा कोई कुछ भी कर सकता है। अगर मैं कहूँ मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे से बढ़िया, मेरे से अच्छा क्रिकेट मेरा छोटा भाई और मेरे पापा खेलते थे, फिर अब मैं क्या कहूँ, नहीं मैं घर में बड़ा हूँ, मैं खेलता था, नहीं हो सकता। आप एक टाइम तक अच्छा करते हैं और एक टाइम के बाद आप ढलते हैं, क्योंकि कोई और आता है। तो कुमार भाई कहते हैं ना कि और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने, वो है, मुझसे अच्छे भी आएंगे, ऊपर वाला बनाएगा, खत्म थोड़ी कर देगा। मुझ अगर मेरे पे शायरी खत्म कर दी तो खत्म नहीं हो जाएगा वजूद, उसे तो भेजना पड़ेगा। मुझसे अच्छा अभी भी होगा कोई ना कोई। मगर ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे खराब हूँ, मैं अपने लिए अच्छा हूँ, मैं गलतियां सुनना जानता हूँ। मुझे आप गलतियां बनाओ, बताओ, मैं करेक्ट करूंगा। आई लव माई ट्रोलर्स, क्योंकि जब आप उठते हो तो लोग हेट भी करते हैं, और वो लोग ज्यादा हेट करते हैं जो एक टाइम पे आपके साथ थे, लेकिन वो आज आगे नहीं जा पाए। इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आप आज आगे नहीं जा पा रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करना चाहिए था। आप, अगर मैं लड़की की बात करूं चाहे लड़के की बात करूं, लड़का किसी भी दम पे, खैर लड़के को तो 100% टैलेंट चाहिए, बट लड़कियों को 50% टैलेंट चाहिए। 50% वो अपने ग्लैमर से आगे चली जाती हैं। अब मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट किया है, तो डीजेस, वो डीजे प्ले करती हैं फीमेल,
मैं कहता हूँ एक फीमेल डीजे से अच्छा एक मेल डीजे होता है, वो बहुत अच्छा प्ले करता है। बट सुंदर शायद लड़कियां दिखती हैं, इसलिए रिकमेंड एक मेल डीजे को वही सॉन्ग बजाने के आपको 20,000 दिन का मिलेगा और उसे 2 लाख दिन का मिलेगा। फैक्ट यहाँ पे है, और ये हमारी ही मेंटेलिटी है कि हम सामने ग्लैमर देखना चाहते हैं, हम सामने आर्ट नहीं देखना चाहते। अनमोल शांत भाई, भैया थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप कि आगरा के ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ सीखा, एंड आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, एंड आपके आने वाले शो के लिए, आपके आने वाले टूर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, एंड आई विश यू द सक्सेस एंड लक, एंड थैंक यू, इट्स एन प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग, थैंक यू, नमस्कार जी।